हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे थे वीबीटी। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। देखिए सीएफटी के अंदर अपन दो चीज़ें देखेंगे, एक तो जब उपसय संयोजन संख्या 4 हो तब, और एक जब उपसय संयोजन संख्या 6 हो तब। ठीक है, जब उपसय संयोजन संख्या 4 होगा तब क्या होगा, और जब उपसय संयोजन संख्या 6 होगी तब क्या होगी। 6 जब होगी उपसय संयोजन संख्या, उसको अपन पहले डिस्कस करते हैं। देखिए 6 अगर उपसय संयोजन संख्या होगी तो यौगिक कौन से होंगे, अष्टफलकीय होंगे, अष्टफलकीय होंगे। और जो अष्टफलकीय यौगिक हैं उन अष्टफलकीय यौगिकों में दो तरह से हो सकते हैं, वो या तो उनका संकरण हो D2sp3 या फिर उनका संकरण हो sp3d2, या तो sp3d2 संकरण होगा या फिर उनका संकरण होगा D2sp3। अब देखिए D2sp3 संकरण कब होगा, sp3d2 संकरण कब होगा। ठीक है, ये चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार से जो डी कक्षक है उनका विपाटन किस प्रकार से होता है और क्यों होता है। जैसे मान लो ये डी कक्षक है, ये डी कक्षक है 5। ठीक है, ये dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये लास्ट का dz स्क्वायर, ये 5 डी कक्षक हुए। ठीक है, अब इनका पहली बात तो ये कि भाई विपाटन होता है, तो होता क्यों है। देखिए विपाटन होने का कारण ये है कि ये जो डी कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर जो डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो, उन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। उस प्रतिकर्षण की वजह से ये जो डी कक्षक है उनका विपाटन हो जाएगा। इसके 3 कक्षक एक तरफ और 2 कक्षक एक तरफ, मतलब ये जो 3 कक्षक हैं dxy, dyz और dzx, ये जो 3 कक्षक हैं वो एक तरफ होंगे, और जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो dz स्क्वायर है वो कक्षक क्या होंगे, दूसरी तरफ होंगे। ठीक है, अब इसके विपाटन में जिसकी ऊर्जा अधिक होगी वो ऊपर होंगे और जिसकी ऊर्जा कम होगी वो नीचे होंगे। तो जो अष्टफलकीय संकुल है उनका तो विपाटन का जो ऊर्जा क्रम जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है। जैसे ये डी कक्षक है 5, अब इसका जो अष्टफलकीय यौगिक है, ठीक है, उसमें कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब जो 3 हैं T2G कक्षक, ये तो नीचे होंगे dxy, dyz और dzx, ये होंगे नीचे, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो dz स्क्वायर है वो होंगे ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से इनका विपाटन हो जाएगा। जो चतुष्फलकीय है उसमें इसका उल्टा विपाटन होगा, मतलब ये तो ऊपर जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे, पहले यही चीज़ें देखेंगे। अब कोई अष्टफलकीय यौगिक देखते हैं, उसमें अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, फिर अपन ये चीज़ देखेंगे कि भाई मतलब sp3d2 संकरण होगा या फिर D2sp3 संकरण होगा। जैसे एक सिंपल सा, सबसे पहले अपन सबसे सिंपल अपने एक यौगिक लेते हैं। ये एक अपने पास में उपसय संयोजक यौगिक है। इस उपसय संयोजक यौगिक में सबसे पहले, जैसे अपने वीबीटी में डिस्कस किया ना, सेम टू सेम अपन वैसे ही डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, इसको ये देखेंगे तो ये FeCN का जो होल 6 है उसमें 4-। ठीक है, ये अपन ने ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। ठीक है, तो x - 6 = -4 और x = क्या आ जाएगी, +2। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था +2 आपको निकालनी आती है यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या करेंगे, इसका वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, आयरन का 3d6 और 4s2, 3d6 4s2। अब +2 ऑक्सीकरण अवस्था है तो 3d6 ही रहेगा, केवल 4s 0 हो जाएगा, तो 4s 0 और 3d6, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब अपन डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। डी में जब 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब अपन देखो, पहले तो इनमें 3 में भरेंगे, 1 2
और 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूं, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। जब भी अष्टफलक के कोई यौगिक होगा आपके पास में, तब ऑक्सीकरण अवस्था वैसे ही निकालने जैसे वीबीटी में निकाली है, या फिर जैसे ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में सीखा था अपन ने, वैसे ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख लेंगे, इस प्रकार की संरचना बनाएंगे। लेकिन यहाँ तक अपने को कुछ ही दिक्कत नहीं आएगी। अब भी 3 इलेक्ट्रॉन भी भर देंगे। अगर मान लो चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन dx2y2 में भरूँ या फिर dxy में भरूँ, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो इसका निर्धारण करेंगे अपन लिगेंड से। किससे करेंगे? लिगेंड से, कि जो लिगेंड है उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब क्या बात होगी, और वीक लिगेंड होगा तब क्या बात होगी। देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब ये जो विपाटन ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये जो विपाटन ऊर्जा है वो अधिक होगी। किससे? युग्मन ऊर्जा से। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अपन इसको नीचे वाले साइड में लिखते हैं ताकि आप अच्छे से आप समझ पाओ। देखिए, अगर मान लो लिगेंड की जो प्रकृति है वो स्ट्रॉन्ग है तो विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होगा। किससे? युग्मन ऊर्जा से, युग्मन ऊर्जा से। ठीक है, युग्मन ऊर्जा से विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होगा। अगर विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होगा तो युग्मन ऊर्जा का मान अगर कम होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, ये जो अगला जो इलेक्ट्रॉन, जो चौथा इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे वो यहीं पे भरा जाएगा। ठीक है, 5वां भी फिर यहीं पर आ जाएगा, 6वां भी फिर यहीं पर आ जाएगा, फिर 7वां, 8वां, फिर 9वां, 10वां, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, वापस से देखना, इसको एक बार वीक लिगेंड का और देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे। अगर मान लो लिगेंड कौन सा हो, वीक लिगेंड हो, तब उल्टा हो जाएगा। विपाटन जो ऊर्जा है, विपाटन ऊर्जा है उसका मान कम होगा युग्मन ऊर्जा से, युग्मन ऊर्जा से। ठीक है, जो विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा युग्मन ऊर्जा से, इसमें विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होगा। विपाटन ऊर्जा कौन सी होती है कि जो dx2 y2 और dz2, ये जो दो कक्षक हैं Eg, और जो ये T2g कक्षक हैं, उनके बीच में ऊर्जा अंतराल कितना है, जितना ऊर्जा अंतराल होता है उसे ही विपाटन ऊर्जा बोलते हैं। तो अगर विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होगा, मतलब इनमें विपाटन अधिक होगा, तो जो अगला चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इतनी ऊपर नहीं जा पाएगा। या तो इसको ऐसे समझ लो, या फिर सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो, अगर लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा यहीं पे, मतलब इसी में वापस भरा जाएगा। अगर वीक लिगेंड होगा तो युग्मन यहाँ पे नहीं होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, दोनों में से कैसे भी समझ लो, या तो ऐसे समझो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो विपाटन ऊर्जा अधिक होगी, युग्मन ऊर्जा कम होगी। अगर ये विपाटन ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो ठीक है, तो अगला जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहीं पे आएगा। या फिर डायरेक्ट ऐसे लर्न रख लो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो युग्मन होगा, वीक लिगेंड है तो युग्मन नहीं होगा, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा? आप देखो इसमें वापस से, जैसे अपने ये आया था अपने पास में 3d6, तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूँ, यहाँ कि यहाँ? ये कौन बताएगा? ये लिगेंड बताएगा। लिगेंड इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो अपन चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे कि यहाँ भरेंगे। फिर 5वां भी चौथा यहीं भरेगा, 6वां भी यहीं भरेगा। अपने पास में 3d6 4s0 था, तो 4s में तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, 3d में ही थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के 6 अपन ने यहाँ पे भर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब इसके बाद में 4s तो पूरा ही खाली है और dk भी 2 खाली है। अगर dk 2 खाली है तब इसका जो संकरण है वो कौन सा आएगा? D2sp3 संकरण आएगा। ठीक है, D2sp3 संकरण आएगा। अगर मान लो यहाँ पे दोनों D खाली नहीं है, ठीक है, अगर दोनों D खाली नहीं है, दोनों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए, चाहे एक एक इलेक्ट्रॉन ही हो, तब संकरण कौन सा आएगा? sp3d2 आएगा। ठीक है, अगर युग्मन हो जाए और ये दोनों D खाली मिल जाए तब तो D2sp3 संकरण, दोनों खाली नहीं मिले, ठीक है, तब कौन सा होगा? sp3d2 संकरण होगा। तो अपने मैंने आपको 2 चीज़ें याद रखने के लिए क्या कहा है, एक तो लिगेंड की प्रकृति कैसी है, लिगेंड की प्रकृति का कैसे पता चलेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसे पता चलेगा? अगर कार्बन नाइट्रोजन से बंधा हुआ है तो कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर मान लो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोन, इनमें से किसी से भी, मतलब कार्बन नाइट्रोजन के अलावा किसी से ही बंधा हुआ हो, उपसय संयोजक बंध किसी से ही बना हो, तब कौन सा होगा? वीक लिगेंड होगा। ठीक है, ये तो पता चलना हुआ। उसके बाद में अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो युग्मन होगा। इस अगला जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, चाहे डायरेक्ट आप ऐसे याद रख लो, विपाटन ऊर्जा अधिक, युग्मन ऊर्जा कम, ये भी याद तो रखनी है, लेकिन भरने के हिसाब से अपन डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं
कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो dxy में ही जाएगा, अगर जो लिगेंड है वो वीक है तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो dx2y2 और dz2 में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब भी संकरण निकालने के लिए दोनों की आकृति तो वही आएगी S2 लिखिए, लेकिन D2sp3 कब होगा, जब दो D कक्षक खाली रहेंगे तब। ये dx2y2 dz2 खाली होंगे तब तो होगा D2sp3। sp3 D2 संकरण कब होगा, जब ये दोनों खाली नहीं रहेंगे तब sp3 D2 संकरण रहेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, फिर भी अगर आपके कुछ किंतु परंतु चल रहे हैं तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वापस से इसको देखना। ठीक है, जैसे अपन ये सारी चीज़ें तो यही रहेंगी, बस अपने एक नया वो ले लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी तो ये सारी चीज़ें करनी है वापस से। ये हुआ, जैसे मान लो अपन ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है एक। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को अपन वापस से डिस्कस करेंगे वैसे ही कि भाई इसमें संकरण कौन सा होगा, आकृति तो वही रहेगी अष्टफलक की, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट की तो मान ली x, साइनाइड पे 1 पे -1 होता है तो -4, और इसकी 0 इक्वल टू कितनी है -2, तो x इक्वल टू कितनी आ जाएगी +2। ठीक है, तो कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, पता चला अपने को +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। पहले इसका सामान्य कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है, 3d7 4s2। अब अगर ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो s के तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए, ये हो गया, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 3d7 4s0। ठीक है, अब उसके बाद में अपन इन इलेक्ट्रॉनों को 7 जो इलेक्ट्रॉन है उनको भरेंगे। तो भरेंगे तो पहले 3 भरो, देखो तीनों में dxy dz2 इनमें भरेंगे 1 2 और 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अपने पास में 2 जगह, या तो इनका पेयरिंग कर दे या फिर यहाँ पे भरें। अब ये चीज़ कौन बताएगा, लिगेंड बताएगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाए। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होगा युग्मन ऊर्जा से, तो युग्मन हो जाएगा dxy में चौथे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन का अपन ने 7 इलेक्ट्रॉन है कि, तो 7 में से भरा, ये 6 भर गए। अब 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि अब इसमें तो युग्मन की जगह ही नहीं है, तो 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, इसमें चला गया। अब इसके बाद में अब अपन क्या करेंगे, संकरण का पता लगाएंगे। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो इसमें n बराबर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय हो जाएगी, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी। लेकिन अब संकरण कौन सा होगा, D2sp से संकरण होगा या फिर sp3 D2 संकरण होगा, इसका पता कैसे चले। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों D खाली हैं तब तो कौन सा संकरण होगा, D2sp3। अगर दोनों D खाली नहीं है, एक ही D खाली है, तब कौन सा होगा, sp3 D2। तो अपने पास में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों D तो खाली नहीं है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों D को खाली कराने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को 4p में भेज देंगे। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको 4p में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4p में चला गया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे अपन 4p के ऐसे बनाते हैं, ये 4p हो गया, 4p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब 4p में जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अपने पास में क्या बचा, यहाँ पे दोनों D खाली हो गए, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, D2sp3 संकरण हो जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, केवल एक, तब भी अपन ये कंडीशन अपनाएंगे कि 4p में भेज दें। जैसे अपने पास में एक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब अपन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आगे नहीं भेजेंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा तब अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब अगर मान लो ये अपने पास में यही कोबाल्ट का यौगिक होता, ठीक है, लेकिन अपने पास में यौगिक अगर ये हो जाए COCl का होल 6, COCl का होल 6, और यहाँ पे लिख दिया -3। अगर ये कंपाउंड अपने पास में है तो इसका अपन वापस से वीक लिगेंड लेकर के देखेंगे। वीक लिगेंड लेके अपने इसलिए देख रहे हैं इसी को वापस से कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अपन 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब अपन
वीक लिगेंड का ये वाला यौगिक देखेंगे। जैसे अपन ने ये वाला यौगिक लिया CO Cl का 6 और ये -3, ठीक है, ये वाला यौगिक हुआ। तो पहले वही करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी, क्योंकि ये -6 x -6 इक्वल टू कितने? -3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी? +3 आ जाएगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 आ गई, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका? 3d7 4s2, 3d7 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। लेकिन अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका चाहिए? 3d7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अपने को किसका चाहिए? कोबाल्ट +3 का चाहिए। तो 2 तो इसमें से जाएंगे, ठीक है। तो 4s0 और एक किस में से जाएगा? 3d में से जाएगा, तो 3d6। ये कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ऐसे नहीं कि आप तीनों 3d में से हटा दो, 4s2 3d ऐसे कर दो, 4 कर दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले बाह्यतम कोश से ही हटता है। जो भी इलेक्ट्रॉन हटेंगे वो बाह्यतम कोश से हटेंगे। तो पहले 2 इसमें से हटा दिया, फिर जब बाह्यतम कोश में नहीं था तब अपन 3d में गए और फिर इसमें से अपन ने इलेक्ट्रॉन हटाए 1, क्योंकि 2 इसमें से 1 इसमें से 3, तो 3 में हट गए। तो 4s0 और 3d6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद में 3d6 हो गया। अब ये भरेंगे अपन इलेक्ट्रॉन 6 भरेंगे, तो 1 2 और 3 भर दिए। अब वही हम हमेशा वाली बात कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, तो ये बताएगा कौन? लिगेंड। लिगेंड अपने पास में कौन सा है? क्लोरीन है। और क्लोरीन क्या है? वीक लिगेंड है, यानी कि विपाटन ऊर्जा कम होगी और युग्मन ऊर्जा अधिक होगी। युग्मन ऊर्जा अधिक होगी मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? पेयरिंग होगी, क्या नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब विपाटन ऊर्जा कम है, मतलब ये थोड़ा पास में आ जाएगा, ये थोड़ा पास में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे पास में आ जाएगा। तो फिर जो ये पास में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अब इस ऊपर वाले में ही जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो कि अगर वीक लिगेंड है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अगला चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं भरा जाएगा। इससे पहले जो 2 एग्जाम्पल अपन पढ़े थे वो दोनों एग्जाम्पल अपने इसी में डाले थे, ठीक है। लेकिन अब चौथा इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे? ऊपर वाले में डालेंगे, ठीक है। तो ये चौथा, फिर ये 5वां और फिर ये 6वां, ऐसे भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका देखो, अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वापस तीनों इसी में भरते, 6 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर 7 होता तो इसमें, 8 होता तो इसमें। लेकिन डायरेक्ट इसमें कब जाते हैं? जब वीक लिगेंड होता है तब अगला इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे युग्मन नहीं करते, पहले 5 में 1 भरते हैं, फिर युग्मन करते हैं, ठीक है। तो पहले 3 में भरे, चौथा भरा, 5वां भरा और फिर युग्मन किया, ठीक है। अब इसमें संकरण देखेंगे तो अपने पास में कोई सा भी डी खाली नहीं है, डी खाली नहीं है। तो डी कौन से? 4p के भी बाद में जो 4d आएगा यहाँ पे उसके काम में लेंगे। तो संकरण कौन सा आएगा? sp3d2। जब भी d2 sp3 संकरण होता है तब होता है अंतः, है ना। और जब ये sp3d2 होता है तब होता है बाह्य, बाह्य युग्मन और अंतः युग्मन, ठीक है। sp3d2। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें तो n इक्वल टू कितने होंगे? 4 होंगे। n इक्वल टू क्या होंगे? 4। जैसे 1 2 3 और 4 होंगे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और प्रकृति कैसी हो जाएगी? अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रकृति अनुचुंबकीय हो जाएगी। इस प्रकार से अपन ये CFT में जो अष्टफलकीय यौगिक है उसके लिए अपन यूज में लेते हैं। अब जो चतुष्फलकीय है उसमें भी उससे अपन संकरण निकालने की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने की, ये चीज़ें अपने को अष्टफलकीय यौगिकों में CFT से निकालना अच्छा रहता है। लेकिन जो चतुष्फलकीय यौगिक हैं या जो वर्गाकार संकुल है, कुल मिला के बात है कि अगर उपसहसंयोजन संख्या 4 है तब अपने को ये निकालने की जरूरत नहीं रहती है कि भाई अपन CFT से उसको सोल्व करें, तब उसको VBT से सोल्व कर लिया करो। अगर उपसहसंयोजन संख्या 6 है तब उसको आप CFT से सोल्व किया करो, ठीक है। तो अगर 4 होगी ना तब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये 2 dx² y² जो हैं वो तो रहेंगे नीचे, dx² y² तो क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। और जो dxy yz और जो dzx है वो तीनों क्या आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हुई CFT में। उसके बाद में अपन इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ और बची है, कौन सी? आइसोमेरिज्म, यानी कि समावयवता। उसके बाद में चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखिए समावयवता क्या होती है। सबसे पहले तो ये चीज़ कि भाई समावयवता होती क्या है।
तो समावयवता का मतलब होता है कि यौगिक का सूत्र समान हो, लेकिन उसकी संरचनात्मक सूत्र, उसकी त्रिविमीय व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए, या उसके जो गुण हैं उनमें से संरचनात्मक गुण अलग होने चाहिए, त्रिविमीय व्यवस्था उसकी अलग होनी चाहिए, और उसके जो जैविक गुण हैं वो अलग होने चाहिए। तब वो जो यौगिक है उसको क्या बोलते हैं? समावयवी यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो समावयवता में क्या होता है? यौगिक का अणुसूत्र समान हो, लेकिन उसकी संरचनात्मक व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था, और जो जैविक गुण हैं वो अलग अलग होने चाहिए, वो असमान हो, तब उस प्रकार के यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं, या उस प्रकार के यौगिक को समावयवी यौगिक बोलते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। ठीक है, अब जो समावयवता है वो दो प्रकार की होती है। पहली, इस परिभाषा से ही पता चलेगा, संरचनात्मक, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? त्रिविमीय। ठीक है, अब जो संरचनात्मक समावयवता है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है 12th में। ठीक है, तो जो संरचनात्मक समावयवता है उसके प्रकार देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी? जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र क्या हो? भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं। ठीक है, इसकी पहली, ये जो इसके प्रकार है संरचनात्मक समावयवता, वो केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, और किसी यौगिक में नहीं लगाने ये रूल। ठीक है, केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर सवाल हो तब ये प्रकार है। अगर वैसे अपन देखेंगे तब इसके दूसरे प्रकार होंगे, सामान्य यौगिकों में देखेंगे तब। ठीक है, तो जो संरचनात्मक समावयवता है उसके प्रकारों में पहला है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। ठीक है, तो सबसे पहले इस आयनन समावयवता को, वैसे इसके 4-5 प्रकार हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन क्या करेंगे? इसको डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले आयनन समावयवता। अब आयनन समावयवता का अपने को नाम से ही पता है कि इसके जो आयन्स हैं वो अलग अलग बनने चाहिए। ठीक है, सूत्र समान होना चाहिए अणुसूत्र, लेकिन आयन अलग अलग बनना चाहिए। जैसे इसका मान लो एक यौगिक अपन लेते हैं, जैसे मान लो ये वाला यौगिक है, अष्टफलक यौगिक है। अब इसके अगर अलग अलग आयन बनाने हैं तो नेक्स्ट वाला यौगिक, एक तो ये यौगिक है तो इसका एक तो ये अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला यौगिक अपने क्या बना लिया? मान लो CrH2O का होल 4, Cl को अंदर ले लिया अपन ने, है ना, और एक Br भी अंदर रह गया, और दूसरे Br को अपन ने क्या कर दिया? बाहर भेज दिया। तो ये क्या हो गया? ये दोनों यौगिक क्या हो गए? आयनन समावयवता क्या हो गई? क्योंकि इसके देखो आयन अलग अलग बनेंगे। आयन अलग अलग कैसे बनेंगे? अणुसूत्र सेम है, इसका भी वही अणुसूत्र है, वही क्रोमियम है, वही H2 के 4 अणु है, 2 Br2 है, इसमें भी 2 Br है, इसमें एक Cl है तो इसमें भी एक Cl। अणुसूत्र सेम है लेकिन इसके आयन अलग अलग बनेंगे। तो जो यौगिक के अणुसूत्र सेम हो लेकिन आयन से अलग अलग बने, उसको विखंडित करने पे अलग अलग आयन बने, तो उसको आयनन समावयवता बोलते हैं। इसका क्या बनेगा आयन? CrH2O का होल 4 और Br2, एक तो ये बन गया प्लस और Cl माइनस। दूसरा क्या बनेगा? CrH2O का होल 4 Cl Br प्लस और Br माइनस। ठीक है, ठीक है, तो इसके ये वाला संकुल और Cl माइनस होना, इसका ये वाला संकुल और Br माइनस होना। तो अगर आयन अलग अलग बनेंगे तो वो आयनन समावयवता होगी और अणुसूत्र क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी इसकी जो समावयवता है वो होती है बंधन समावयवता। बंधन समावयवता, देखो बंधन समावयवता को भी पहचानना आसान है। इसमें जो लिगेंड होगा ना वो उभयलिंगी होगा या उभयदंतुक होगा, उभयदंतुक लिगेंड होगा।
जो उभयदंतुक लिगेंड होगा उसी में ये पॉसिबल है। और उभयदंतुक लिगेंड भी कैसा होना चाहिए, एक दंतुक और उभयदंतुक लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका भी अपन एक एग्जाम्पल देखें तो देखिए COCN का होल 4 ये -1 ये वाला कोई यौगिक है, और इसका अगर अपन बंधन दूसरा समायोगी देखें तो ये NC हो जाए, है ना, और ये माइनस हो जाए, तो ये बंधन समायोगी की यौगिक हो जाएंगे। मतलब इसमें इसमें कार्बन जुड़ रहा है और इसमें नाइट्रोजन जुड़ रहा है। जैसे अपन इसी तरह का कोई यौगिक देखें, जैसे CONO2 का होल 4 और +3 है, और दूसरा COONO का होल 4 और +3, तो ये दोनों और ये दोनों ये बंधन समायोगी होंगे। ठीक है, बंधन समायोगी किस लिए होंगे, क्योंकि इसमें जो बंधन जो बन रहा है, जो उपसय संयोजक बंध बन रहा है वो अलग अलग परमाणु से बन रहा है, इसमें कार्बन से और इसमें नाइट्रोजन से, जबकि इनके दोनों का अणुसूत्र समान ही है। और इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन से बन रहा है और इसमें ऑक्सीजन से बन रहा है, जबकि इनका दोनों का अणुसूत्र जो है वो क्या है, समान ही है। अगला इसमें होता है हाइड्रेट समायोता। हाइड्रेट समाव्यवता, जो हाइड्रेट समाव्यवता है उसमें क्या होती है, हाइड्रेट मतलब H2O के जो अणु हैं वो अंदर बाहर होंगे, मतलब जो बड़ा कोष्टक है उससे अंदर या बाहर H2O के अणु जाएंगे। जैसे इसका एक यौगिक देखिए आप, ये वाला यौगिक है। ठीक है, अब इसका अगर अगला चाहिए अपने को, अगला यौगिक अगर बनाना है तो अगला यौगिक अपन कैसे बनाएंगे, CrH2O का होल 5। ठीक है, होल 5 तो पहले था 4 और Cl2 और एक Cl बार और एक H2O और आ जाएगा बाहर। इस प्रकार से अपन बनाएंगे इसका हाइड्रेट समाव्यवता। देखिए, मतलब जो अंदर होते हैं ना बड़ा कोष्ठक के अंदर, उसके अगर एक आयन बाहर जा रहा है, या अपन ऐसे कहें कि एक आयन अंदर आ रहा है तो एक H2O अपन ने बाहर भेज दिया, तो अगर H2O के ऐसे अंदर या बाहर आ जा रहे हैं, इसमें से यहाँ पे गए, ठीक है, तब ये कौन से समाव्यवता में होता है, ये समाव्यवता में तो हाइड्रेट समाव्यवता में होता है। और आयनन समाव्यवता में H2O के अलावा आयनन समाव्यवता और जो हाइड्रेट समाव्यवता है ये दोनों सेम सी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें H2O का अणु अंदर बाहर नहीं होता है और इसमें H2O का अणु होता है। ठीक है, तो ये इसमें दोनों में होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसकी संरचनात्मक समायोगी है, आयनन समाव्यवता के आयनन हो गई, बंधन हो गई, हाइड्रेट हो गई। उसके बाद में अगला इसका जो होता है वो होता है चौथा कौन सा, उपसह संयोजन। उपसह संयोजन समाव्यवता, इसको भी पहचानना आसान है। आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपको कोई यौगिक देगा दो और आपको ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी समाव्यवता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो उपसह संयोजन समाव्यवता है उसमें भी देखो आसान है। इसमें जैसे एक यौगिक है ये वाला कोई यौगिक है। ठीक है, अब उपसह संयोजन समाव्यवता में देखते ही कैसे पहचानोगे, देखो अब तक अपन ने जितने भी समायोगिक पढ़े उसमें अपन ने दो बड़े ब्रैकेट वाले यौगिक नहीं देखे। तो इसमें पहली बात तो ये आपको देखते ऐसे पता चल जाएगा कि इसमें दो यौगिक होंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे इसका अपन आयन बनाएंगे तो ऐसे बनेगा CrCl6 -3 और CONH3 का होल 6 और ये +3, तो +3 से -3 और ये दोनों आयनन समाव्यवता होगी। मतलब आयन मतलब दो अलग अलग आयन होंगे, एक ये और एक ये, और दोनों ही उपसह संयोजक होंगे, ये भी और ये भी। तो वैसे ही पहचानना आसान है इसको तो कि भाई दो उपसह दो बड़े ब्रैकेट होंगे और किसी समाव्यवता में नहीं होंगे दो बड़े ब्रैकेट। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इसकी समाव्यवता बनती कैसे है, तो इसकी समाव्यवता ऐसे बनेगी, जो ये वाली मेटल होगी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, जो ये वाली मेटल है उसके साथ में इसके लिगेंड आ जाएंगे और इस वाली मेटल के साथ में इसके लिगेंड आ जाएंगे। ऐसे लिगेंड चेंज हो जाएंगे। जैसे क्रोमियम है उसके साथ में क्या थे, क्लोरीन, इसकी जगह क्या आ जाएंगे,
NH3 के होल 6, मतलब NH3 आ जाएगा। और यह जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ मैं, CO के साथ में क्या आ जाएगा, Cl का होल 6 आ जाएगा। ऐसे चेंज हो जाएंगे, मतलब लिगेंड, या तो अपने से कहीं भाई लिगेंड चेंज हो जाते हैं, या फिर ऐसे कहीं अपन कि जो केंद्रीय धातु है वो चेंज हो जाती है, तब क्या होती है, उपसहसंयोजन समायोजन होगी। मतलब क्रोमियम के साथ में NH3 और जो कोबाल्ट है उसके साथ में क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, तब इसका नाम क्या होगा, उपसहसंयोजन समायोजन। पांचवी इसकी जो समायोजन होती है वो होती है लिंकेज समायोजन। लिंकेज समायोजन ये एक तरह से स्थिति समायोजन की जैसे होती है। जैसे मान लो ये कोई बेंजीन का यौगिक है, या फिर अपन ये कहें कि क्लोरोबेंजीन है, ये यहाँ पे क्लोरीन है, दूसरी बार में ये जुड़ गए यहाँ पे, और अगली बार में अपन ने जोड़ दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। जैसे अपन एक और ले लेते हैं NO2, जो ताकि मतलब अपने को ऐसे पता रहे कि भाई ये कहाँ पे है, NO2 और ये NO2, ठीक है। तो ये लिंकेज समायोजन में क्या होता है कि जो क्लोरीन है वो अपनी स्थिति चेंज कर रहा है, तो स्थिति चेंज एक तरह से स्थिति समायोजन की जैसे होती है। जैसे अपने 11th क्लास में जो संरचनात्मक समायोजन है उसमें पोजीशन आइसोमर स्थिति समायोजन जो पढ़ी है, तो उसके जैसे होती है लिंकेज समायोजन इसके अंदर, ठीक है। तो ये लिंकेज समायोजन हुई। उसके बाद में संरचनात्मक समायोजन के बाद में ये चीज़ें हुई। उसके बाद में अपन ज्यामितीय समायोजन, संरचनात्मक समायोजन की यही 5 प्रकार है। उसके बाद में अपन ज्यामितीय समायोजन पढ़ेंगे, और ज्यामितीय समायोजन में अपन पढ़ेंगे क्या, 2 चीज़ें, एक तो समपक्ष समावयवी और विपक्ष समावयवी, समपक्ष और विपक्ष समावयवी, ठीक है। थैंक्स यू।